राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीणा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आजकल हम बातचीत कर रहे हैं विज्ञापन लेखन की। आपका जो सेकंड पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी, इसके अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम रखा गया है उसमें इकाई तृतीय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन को भी रखा गया है। छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में भी विज्ञापन को लेकर के बातचीत की और हमने विज्ञापन लेखन के संदर्भ में ये भी बताने का प्रयास किया कि आज तेजी से हुए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन तेजी से बढ़ा है। अब जब उत्पादन तेजी से बढ़ा है तो अधिक उत्पादन के विपणन की व्यवस्था में, अधिक उत्पादन के विपणन की व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच संवाद और संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो विज्ञापन के द्वारा, और वो भी इसलिए क्योंकि प्रभावात्मक रूप में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से इनके बीच में संवाद और संबंध स्थापित करने में विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। छात्रों, विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु के प्रति जानकारी देता है, वस्तु की विशेषता, गुण, महत्ता आदि के प्रति आकर्षित करता है, उपभोक्ता को चयन की स्वतंत्रता देता है, उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है, वस्तु के प्रति उपभोक्ता में विश्वास पैदा करता है। ये सारे काम विज्ञापन करता है। जब विज्ञापन इतने सारे कार्य करता है तो इसके लेखन से संबंधित बातों को भी हमें जानना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने ये उल्लेख किया है कि विज्ञापन लेखन एक कला है, क्योंकि इसके निर्माण और प्रस्तुति तक एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने यह भी उल्लेख किया, जैसे पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि विज्ञापन लेखन में सबसे बड़ी बात होती है कि विज्ञापन चाहे प्रिंट मीडिया के लिए हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि प्रिंट मीडिया की बात करें तो सुलेख एवं व्याकरणिक शुद्धता तो पहली शर्त होती है। यानी कि अगर प्रिंट मीडिया में की बात करें विज्ञापन के संदर्भ में, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में, तो जब विज्ञापन लिखा जाता है तो उसमें सुलेख और व्याकरणिक शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से छात्रों, हमने ये भी बताने का प्रयास किया कि अगर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात करें, यहां पर भी विज्ञापन में जो ध्वनिगत और उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहां पर ध्वनिगत और उच्चारण की सावधानी बरतना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर एक बार जो शब्द निकल गया उसे दोबारा नहीं सुना जाता है, इसलिए वह स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसलिए इसके लिए वाचन कला का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए वाचन कला का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। ये प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित कह रहे हैं, उल्लेख करते हैं, और ये आगे कहते हैं कि आगे उल्लेख करते हैं कि जहां पर श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी रेडियो में ये सावधानियां रखनी पड़ती है, वहीं दृश्य माध्यम टीवी में
विज्ञापन का आकर्षण प्रारूप वाचन कला के साथ और भी उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि उसके हाव भाव तथा आंगिक चेष्टाएं विज्ञापन के भाव को उजागर कर देती है। तात्पर्य यह है कि ध्येय भाषा की जानकारी भी विज्ञापन प्रस्तुतकर्ता को होनी चाहिए। यहाँ पर छात्रों सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर प्रिंट मीडिया के लिए, मुद्रित माध्यमों के लिए विज्ञापन लेखन किया जाए तो विज्ञापन लेखन में सबसे पहली शर्त यह है कि विज्ञापन में शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है, सुलेख की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से। एक विज्ञापन लेखक को प्रिंट मीडिया में जब वो विज्ञापन लिखता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसको, आप ये देखेंगे कि सुलेख और व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दो तरह के माध्यम आपको देखने को मिलेंगे, एक श्रव्य माध्यम है और एक दृश्य श्रव्य माध्यम। अगर श्रव्य माध्यम की बात करें तो जैसे रेडियो है, तो रेडियो में जो विज्ञापन है और उसके लिए जो विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, वहां जो विज्ञापन लेखक है उसे वाचन कला में का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि रेडियो में पूरी तरह से ध्वनि माध्यम है और यहां वाचन कला का ध्यान बहुत आवश्यक है विज्ञापन लेखक को, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार आप जो विज्ञापन सुनते हैं उस सुनने मात्र से ही आपके जहन में वो प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये क्या है, यहां पर जो उच्चारण है वो शुद्ध हो रहा है, प्रभावात्मक हो रहा है। इसलिए श्रव्य माध्यम में भी ये आवश्यक है। और ये आगे कहते हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी आप यूं कह सकते हैं कि टेलीविजन में वाचन कला तो होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण तो होना ही चाहिए, लेकिन वाचन कला के साथ में उसमें हाव भाव तथा आंगिक चेष्टाएं विज्ञापन के भाव को उजागर कर देती है। तात्पर्य कि देह भाषा की जानकारी भी विज्ञापन प्रस्तुतकर्ता को होनी चाहिए। देह भाषा यानी वहां अभिनय भी है। श्रव्य माध्यम रेडियो आदि में तो अभिनय दिखाई नहीं देता है, वहां तो भाषा के माध्यम से ही, बोलने में ही ऐसा बोला जाता है, ऐसा वाचन कला होती है कि उसी में अभिनय का एहसास श्रोता को हो जाता है। लेकिन दृश्य श्रव्य माध्यम टेलीविजन में वहां पर बोलने के साथ साथ दिखाई भी दे रहा है, इसलिए देह भाषा यानी वहां अभिनय है, तो उस अभिनय में भी मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए कि उसके माध्यम से देह भाषा की जानकारी भी विज्ञापन प्रस्तुतकर्ता को होनी चाहिए। वैसे श्रोताओं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि विज्ञापन की प्रस्तुति अनेक रूपों में होती है, यानी अलग अलग प्रकार से विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। आप देखते हैं कि कहीं पर कथन के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको उद्बोधन संदेश के रूप में मिलेगा विज्ञापन, और कहीं सावधान करता हुआ या हमें चेतावनी देता हुआ विज्ञापन नजर आता है। जैसे आप देखते हैं आज धूम्रपान वगैरह के लिए, धूम्रपान निषेध के लिए कितने सारे विज्ञापन, सरकार भी इसके लिए हमें चेतावनी देती है, सावधान करती है। तो इस तरह के विज्ञापन भी आपको देख सकते हैं। इसी तरह से जो आप ये कहेंगे कि संगीत वाले गेय और काव्यात्मक पाठ के रूप में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एकांकी और लघु नाटक, टेलीड्रामा, नुक्कड़ के रूप में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। चित्र, रेखा चित्र, वृत्त चित्र, कार्टून के रूप में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो तात्पर्य यह है श्रोताओं, छात्रों, कि विज्ञापन की प्रस्तुति अनेक रूपों में होती है। तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि विज्ञापन अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, अनेक रूपों में देखने को मिलता है।
तो विज्ञापन को प्रभावात्मक बनाने हेतु गेय और काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि टीवी और रेडियो पर विज्ञापन गेय एवं काव्यात्मक शैली में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो विज्ञापन को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु गेय और काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु एवं विचार की काव्यात्मक प्रस्तुति स्मृति में स्थान बना लेती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ विज्ञापन इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं कि आपकी जबान से वे स्वतः ही निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु और विचार की काव्यात्मक प्रस्तुति है स्मृति में स्थान बना लेती है, आपकी स्मृति में स्थान बना लेती है और वह गहरे स्तर तक असर छोड़ती जाती है। यानी कि जो काव्यात्मक प्रस्तुति होती है वो स्मृति में स्थान बना लेती है और वह गहरे स्तर तक असर छोड़ती जाती है। विज्ञापन में शब्द ही नहीं रेखाएं भी बोलती हैं। विज्ञापन में शब्द ही नहीं रेखाएं भी बोलती हैं। स्केचिंग करके कार्टून बनाकर अनेक विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। अनेक विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। इस तरह से प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित विज्ञापन लेखन के लिए इन सब तथ्यों को हमारे सामने रखते हैं। इसी तरह से छात्रों डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ भी विज्ञापन लेखन को लेकर यह उल्लेख करते हैं कि विज्ञापन का जो आलेख है वो सरल, सरस और बोधगम्य और तथा सहज हो। आलेख के प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पाठक की रुचि को पकड़ने की शक्ति हो। भाषा उसी वर्ग के अनुरूप हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। यानी जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है, जिस वर्ग के लिए विज्ञापन तैयार किया गया है, उसी वर्ग की भाषा विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक है। छात्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।